गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल पढ़ रहे थे और इसमें हमारा लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था बीजीय सर्वसमीका थर्ड। ठीक है, तीसरा हमने बीजीय सर्वसमीका पढ़ा था और तीसरा बीजीय सर्वसमीका क्या था? तीसरा हमारा बीजीय सर्वसमीका था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने तीसरा बीजीय समीकरण जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी ने बच्चों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि अगर इस टाइप से प्रश्न आ जाता है, ध्यान से समझिएगा, जैसे 4x माइनस 3y इंटू 4x प्लस 3y, तो हम क्या करेंगे? तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। पुष्पा, आप पढ़ाई कर रही हैं कि क्लास को डिस्टर्ब कर रही हैं? ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अगर हम इससे तुलना करते हैं तो इसमें a के जगह पे आपका 4x आ जाएगा, b के जगह पे 3y आ जाएगा, a के जगह पे 4x आ जाएगा और b के जगह पे 3y आ जाएगा। तो फॉर्मूला में जहां जहां a है वहां पे हम 4x का स्क्वायर कर देंगे, माइनस जहां पे b स्क्वायर है वहां पे 3y का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसके आगे देखिए 4x का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि 4x को 2 बार गुना करना है, 4x गिनो 4x माइनस 3y का स्क्वायर है, यानी कि 3y को 2 बार गुना करना है, 3y इंटू 3y। अब देखिए इसको गुना करके लिखते हैं, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 और x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 और y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कुछ इस प्रकार के प्रश्न को लास्ट क्लास में करना सीखा था। तो एक प्रश्न दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को जो है आंसर करना है। जैसे अगर प्रश्न आ जाए 5x माइनस 4y इंटू 5x प्लस 4y का अगर मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताइएगा। ये इस प्रश्नों का आंसर सभी बच्चों को देना है, कोशिश कीजिए। 5x माइनस 4y इंटू 5x प्लस 4y, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। देखिए, तो सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर भी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a का काम करेगा 5x और b का काम करेगा 4y, यानी a के जगह पे 5x और b के जगह पे 4y। तो a स्क्वायर है तो a के जगह पे क्या हो जाएगा? 5x का द होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर है तो b के जगह पे क्या हो जाएगा? 4y का द होल स्क्वायर हो जाएगा। और 5x का स्क्वायर है मतलब कि 25x स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर है मतलब कि 16 का y स्क्वायर। तो ये आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए 14 जो बच्चा है, क्लास को देखिए, आप अगर डिस्टर्ब करेंगे तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। आपस में बातचीत नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, आपस में बातचीत नहीं करना है। चलिए, तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 94। एकदम ध्यान से पोल सेक्शन में आंसर करना है, जैसे आपने अभी किया था। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे बताना है कि 4p माइनस 3q इंटू 4p प्लस 3q बराबर क्या होगा। अभी अभी आपने इसी पे आधारित एक प्रश्न किया था, कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का, जल्दबाजी नहीं करना है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बच्चे को। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। एकदम आराम से उत्तर कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए। और 30 सेकेंड का समय है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 30 सेकेंड का और समय है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से चीजों को समझिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला में ए है तो ए की जगह पे यहाँ 4p है, बी की जगह पे यहाँ पे 3q है, ए की जगह पे 4p है, बी की जगह पे 3q है। तो फॉर्मूला में अगर ए स्क्वायर है तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, 4p का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर है तो बी की जगह पे 3q का द होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4p का द होल स्क्वायर है, मतलब क्या हो गया हमारा 4p गुने 4p माइनस 3q का द होल स्क्वायर है, मतलब कि हम यहाँ पे क्या करेंगे 3q गुने 3q करेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 में 4 से गुना होगा तो 16, अब p में p से गुना होगा तो p स्क्वायर, माइनस 3 में 3 से गुना होगा तो 9, और q में q से गुना होगा तो q स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार y टाइप करेंगे जल्दी से। क्लियर है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो एक प्रश्न इस टाइप का भी पूछा जा सकता है आपको, कि जैसे आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आप लोगों को पता है। तो अगर प्रश्न में ऐसे आ जाए 81 ए स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर, तो इसे कैसे बदलेंगे। तो एक क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे देखिए ये ए जो है ना पूरे ए पे स्क्वायर लगा है, और यहाँ पे बी जो है ये पूरे बी पे स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन नीचे वाले में क्या है कि केवल ए स्क्वायर पे और केवल बी स्क्वायर पे है। तो हम कुछ इसको ऐसे लिखेंगे कि पूरे पे लग जाए। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9a का द होल स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 6b का द होल स्क्वायर। बात समझ में आया, यानी कि अब हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको बदल दिया है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी। तो हम पहले एक बार 9a प्लस 6b करेंगे, अब फिर एक बार इनको घटा देंगे 9a माइनस 6b, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया, तो एकदम फॉर्मूला पे आधारित ये सवाल है, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसी पे आधारित, अगर प्रश्न में आ जाता है 64a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर तो क्या होगा, सभी बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। तो
कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। 64a² माइनस 36b² आ जाए तो क्या होगा, कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे 64a² को लिख सकते हैं 8a का द होल स्क्वायर माइनस 36b² को क्या लिख सकते हैं 6b का द होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी, तो हम 8a प्लस 6b करेंगे इनटू क्या करेंगे 8a माइनस 6b करेंगे, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। तो यहां तक जो है आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। चलिए, तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसी प्रकार प्रश्न है कि 49a² माइनस 64b² को हम क्या लिखेंगे। तो पहले तो हम इसे ऐसे बदलेंगे कि 49a² को क्या लिख देंगे 7a का द होल स्क्वायर। इसी तरह इसे भी लिखेंगे, फिर हम फॉर्मूला पे बता देंगे। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आंसर जो है आपको पोल सेक्शन में करना है, एकदम आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 का जो है लास्ट सवाल है। इसके बाद अभी हम लोग अगला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 का सबसे लास्ट वाला सवाल है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से आराम से करेंगे सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, फिर हम अगला चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट का समय है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और चैप्टर जो है आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका चैप्टर 2 जो है आपका समाप्त हो जाएगा और अगला चैप्टर चैप्टर नंबर 6, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जो है अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट का और समय है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करने के लिए। कोशिश करेंगे। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे लास्ट के 30 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करेंगे लास्ट के 30 सेकेंड। इसके बाद अभी हम लोग अगला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। और देखिए जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका सारा क्लास इंपॉर्टेंट है, तो एक एक बच्चा सभी क्लास कीजिएगा, नहीं तो वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझिएगा कैसे करेंगे इस सवाल को, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो 49a² को हमने लिख दिया 7a का द होल स्क्वायर। 64b² को हम क्या लिख देंगे 8b का द होल स्क्वायर। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस बी, तो यानी 7a प्लस 8b हो जाएगा एक बार, और एक बार इनको घटा देंगे 7a माइनस 8b हो जाएगा। तो कौन सा आंसर मिल रहा है 7a प्लस 8b और 7a माइनस 8b। ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो आसान सवाल है सभी बच्चों को, क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए, क्लास को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो फिर आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। अभी मैंने दोबारा एंट्री दे दिया है, अगर आप फिर भी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं तो फिर मैं क्लास से ब्लॉक कर दूंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे जो क्लास को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। चलिए, तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आपका अगला चैप्टर जो है हम लोग अभी शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, और यहां से एक एक चीज ध्यान से समझते चलिएगा। अगर एक भी क्लास आपका छूटा तो फिर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से इस क्लास को करेंगे, क्योंकि इसमें का कोई भी चैप्टर का स्टार्टिंग वाला पोर्शन अगर छूट जाता है ना, फिर वो चैप्टर आपको समझ में आना बंद हो जाता है। तो एकदम ध्यान से इस क्लास को करेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे एकदम ध्यान से समझिएगा। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 6। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, भुजाएं एवं कोण क्या होता है। यानी हम भुजा किसे कहते हैं और कोण किसे कहते हैं। एकदम आसान है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, किसी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्ष को जोड़ता है। यानी यहाँ पे देखिएगा, तो ये इस रेखा का क्या है? शीर्ष है, और ये भी इस रेखा का शीर्ष है। जब ये जुड़ेगा तो क्या होगा? भुजा का निर्माण हो जाएगा। ये जब जुड़ेगा तो भुजा का निर्माण होगा, और ये जुड़ेगा तो भुजा का निर्माण होगा, ये जुड़ेगा तो भुजा का निर्माण होगा। तो इसके जुड़ने से कितने भुजा बन गए? 4 भुजा का जो है निर्माण हो गया। ठीक है, तो किसी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्ष को जोड़ता है। यानी ये दो शीर्ष जोड़ा तो हमें क्या मिल गया? यहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे जुड़ा तो हमें 4 जो है भुजा मिल गई। ये चारों क्या हो गया? क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए, माइक म्यूट रखेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 4 जो है भुजा का निर्माण यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो भुजा में किसी को कुछ पूछना है तो बताइएगा। एकदम सिंपल है, जैसे ये है। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज है और ये तीनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 भुजा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 भुजा हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए कोण क्या होता है। ठीक है, तो दो रेखाओं के मिलने से एक कोण का निर्माण होता है। जैसे ये दो रेखा मिल गया, अगर ये दो रेखा मिलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा। ये दो रेखा मिल गया तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे कोण बन जाएगा। ठीक है, तो एकदम आसान होता है, दो रेखाओं के मिलने से क्या बनता है? कोण बनता है। तो इसको हम निरूपित कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 4 भुजा है तो 4 कोण का निर्माण होगा। एक ये रहा कोण, एक दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो एकदम आसान है, दो रेखाओं के मिलने से कोण का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसका निरूपण कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमें इसे बताना होगा कि ये कोण को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ बी। क्या पढ़ते हैं इसे? एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी, या इसी को पढ़ते हैं एंगल बी ओ ए। एंगल बी ओ ए। ठीक है, तो एंगल या तो आप ऊपर से शुरू कीजिए ए ओ बी, या नीचे से शुरू कीजिए एंगल बी ओ ए। तो बात एक ही है। तो आप इसे एंगल ए ओ बी कहिए या एंगल बी ओ ए कहिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि हमें एंगल बी बताना है, तो एंगल बी हमेशा बीच में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे जो है निरूपित कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए शीर्ष क्या होता है। तो शीर्ष भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे ये है, अगर मैं पूछूं इसका शीर्ष कहाँ पे, तो आप इसको कह देंगे कि एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है। अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पंचभुज में पूछूं कि शीर्ष कहाँ है, तो आप कहेंगे एक शीर्ष यहाँ, एक शीर्ष यहाँ, एक शीर्ष यहाँ और एक शीर्ष यहाँ और एक शीर्ष यहाँ। ठीक है, तो इसी प्रकार ये एक शीर्ष है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इसे लिखा कैसे गया है? तो कोण का शीर्ष बनने वाली दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। उभयनिष्ठ बिंदु का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये ऐसे डॉट डॉट करके, ये क्या है? रेखा है।
और ये भी डॉट डॉट करके क्या है, रेखा है। तो ये जो ऐसा बिंदु है, ये ऐसा बिंदु है जो इस रेखा का भी है, रेखा ए का भी है, रेखा बी को भी है। तो ये जो बिंदु हो गया, क्या हो गया, शीर्ष का काम कर रहा है। जब इसको हम ऐसे मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, उभयनिष्ठ बिंदु जो है क्या बन जाएगा, शीर्ष बन जाएगा। ये एक शीर्ष, एक ये शीर्ष, एक ये शीर्ष। तो ये त्रिभुज में कितने शीर्ष हो गए, 3 शीर्ष हो गए। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये शीर्ष होता है। ठीक है, अब इन तीनों को अगर एक साथ समझें तो एकदम आसानी से किसी भी आकृति में आप ये तीनों चीजें पहचान सकते हैं। जैसे ये जो ब्लू कलर से है, इसे क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। ठीक है, और ये जो ऐसे घेर दिया गया, ये सब क्या है, कोण है। ये सब क्या है, कोण है। और ये जो सबसे लास्ट में खींचा गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, भुजा। तो किसी भी आकृति में आप शीर्ष, कोण और भुजा जो है पहचान सकते हैं, एकदम आसान है। किसी भी आकृति में आप क्या कर सकते हैं, शीर्ष, कोण और भुजा जो है पहचान सकते हैं। क्लियर है। अब आप लोग कहेंगे कि सर समझ में तो आ गया, लेकिन यहां से प्रश्न कैसे पूछता है। तो यहां से प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछता है। देखिए, ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि दी गई आकृति में भुजा और कोणों की संख्या बताएं, कि इसमें कितने भुजा हैं और कितने कोण हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। कितने कोण हैं, तो पहले तो हम कोण को निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक कोण, एक यहाँ पे कोण बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो टोटल कितने कोण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोणों की संख्या 8 हो गई। आज जब 8 कोण है तो 8 भुजा भी होंगे। देखिए, ये पहला भुजा 1, ये दूसरा भुजा 2, ये तीसरा 3, ये चौथा 4, ये पांचवा, छठा, ये सातवां, और ये आठवां। तो टोटल भुजा कितने हो गए, 8। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, माइक ऑन करके नहीं बोलना है किसी बच्चे को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रश्न पूछता है। तो इस आकृति में आपने देखा कि 8 भुजा है और 8 कोण है। अब देखिए अगला एक प्रश्न है कि इस आकृति में आपको बताना है कि कितनी भुजा है, कितनी कोण है और कितने शीर्ष है। ध्यान से काउंट कीजिए सभी बच्चे, और चैट सेक्शन में बताएंगे कि इस आकृति में कितनी भुजा है, कितने कोण है और कितने शीर्ष है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। आसान है, एकदम आसान है, कोशिश कीजिए। देखिए, पहले हम कोण को काउंट कर लेते हैं। देखिए, ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कोण कितने हो गए, 10। और 10 कोण है तो 10 शीर्ष भी होगा। देखिए, एक शीर्ष हो गया, ये दूसरा शीर्ष, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो शीर्ष कितना हो गया, 10। और जब 10 शीर्ष है तो 10 भुजा भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भुजा कितना हो गया, 10। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 10 भुजा, 10 कोण और 10 शीर्ष। क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप करेंगे, क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको भुजा 10, कोण 10 और शीर्ष 10। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक प्रश्न में दे रहा हूं, आप लोगों को बताना है। ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। आपको इस प्रश्न में बताना है कि इस आकृति में कितने भुजा और कितने कोण हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन है। सभी बच्चे एकदम ध्यान से आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। सभी बच्चे एकदम ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। इस चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आकृति को देख के बताना है कि इसमें भुजा कितनी है और कर्ण कितनी है, कोण कितनी है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर बताना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं, कितनी कोण है। एकदम आसान सवाल है, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर आ रहा है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए।
एकदम सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड। कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान सवाल था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भुजा और कोण तो बराबर होंगे, कैसे? तो ये पहला कोण हो गया, ये दूसरा कोण हो गया, ये तीसरा कोण हो गया, ये चौथा कोण हो गया, और ये पांचवा कोण हो गया। तो कोणों की संख्या कितनी हो गई? 5। अब भुजा कितनी होगी? जब कोण 5 है तो भुजा भी 5 होगी। पहला भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा, पांचवा भुजा और ये, ठीक है, टोटल कितने भुजा हो गए? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो 5 भुजा और 5 कर्ण है, कोण है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। इसमें जो है आपको बताना है कि कोणों की संख्या कितनी है, ठीक है। ध्यान से प्रश्न को देखिएगा और बताना है आपको कि कितने कोण हैं इसमें, ठीक है। कोणों की संख्या कितनी है, एकदम ध्यान से काउंट कीजिएगा। कोणों की संख्या आपको बताना है, तो कैसे काउंट करेंगे कोण? देखिए, एक तो यहाँ कोण होगा, एक यहाँ कोण होगा, एक यहाँ कोण होगा, एक यहाँ कोण होगा, एक यहाँ कोण होगा। तो ऐसे ही कोणों की संख्या काउंट करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर बताएंगे कि टोटल कोणों की संख्या कितनी है। काउंट कीजिए सभी बच्चे और बताइए टोटल कोणों की संख्या कितनी है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 12 है सर। माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। पोल सेक्शन में आंसर बताना है, माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा करते हुए पाए जाएंगे तो फिर क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत ही आसान सवाल था, हमें केवल कोणों की संख्या काउंट करना था। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। तो टोटल कोणों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, आसान सवाल था, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से। इसमें आपको बताना है कि टोटल कितने शीर्ष हैं, शीर्षों की संख्या बताना है इस आकृति में कि कितने शीर्ष हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा और पोल सेक्शन में आंसर करना है। शीर्षों की संख्या कितनी है, पोल सेक्शन में आंसर बताना है, शीर्षों की संख्या कितनी है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, शीर्षों की संख्या बतानी है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड। शीर्षों की संख्या बतानी है, कोशिश करेंगे सभी बच्चे, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे लास्ट के 10 सेकेंड। 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? शीर्ष बताना है। तो एक शीर्ष तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। तो टोटल शीर्षों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो अब आप किसी भी आकृति में शीर्ष, ठीक है, और उसका भुजा, उसके कोण को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अगला टॉपिक है आपका कि पॉइंट क्या होता है, यानी कि बिंदु क्या होती है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। बिंदु क्या होता है, संरेख बिंदु क्या होता है और असंरेख बिंदु क्या होता है। ये तीन चीजों को पढ़ते हैं। तो पहले बिंदु देखेंगे, फिर संरेख बिंदु देखेंगे, फिर असंरेख बिंदु देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहली बात कि बिंदु क्या होता है। बिंदु क्या होता है? तो बिंदु को कागज पर एक डॉट के समान माना जाता है। जैसे ये क्या है, एक बिंदु है। मैं यहाँ पे बहुत सारा बिंदु बना रहा हूं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देखिए ये सब क्या है, ये सब बिंदु है। ये सब क्या है, बिंदु है। ये सब क्या है, बिंदु है। ठीक है, तो बिंदु की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे बिंदु में ना तो लंबाई होता है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है। तो ये क्या है, ये एक बिंदु है। इस बिंदु में बताइए, इतने सारे बिंदु मैंने बनाया है, तो आप लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, कि बिंदु में ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है, तो उसे क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, बिंदु है। क्लियर है, बिंदु सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, बिंदु में क्या होता है, ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई, ना तो ऊंचाई, उसे बिंदु कहते हैं। तो ये सब जो है मैंने बनाया है, ये सब बिंदु है और बिंदु आप लोग जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक होता है संरेख बिंदु, यानी कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है कि यदि तीन बिंदु, देखिए ये एक बिंदु और ये दो बिंदु, ये तीन बिंदु है ना, अगर इन तीनों बिंदु से होकर और एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, सीधी रेखा खींची जा सकती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब जैसे तीन बिंदु यहां पर भी है देखिए, लेकिन यहां से जो है अगर आप देखेंगे कि क्या सीधी बिंदु सीधी रेखा खींची जा सकती है, तो एक यहां और एक यहां, तो ये सीधी रेखा नहीं है, तो इसे कहेंगे असंरेख बिंदु। क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु। यानी अगर हम इसे डिफाइन करें तो यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे स्थित है, यानी कि ये तीनों बिंदु कहां है, एक सीधी रेखा पे स्थित है, तो ये संरेख बिंदु है। लेकिन ये तीन बिंदु जो है यहाँ पे, ये तीन बिंदु जो है क्या एक सीधी रेखा पे नहीं है, तो ये असंरेख बिंदु है। यानी जब तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे होती हैं तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। आज जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे नहीं होती हैं तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा, जैसे ये चार बिंदु है, तो क्या ये संरेख है कि नहीं है, तो हम इस पे लाइन खींच के देखेंगे। तो पहले यहां से यहां लाइन खींचेंगे, ठीक है, खींच दिए। अब फिर यहां से यहां खींचेंगे, खींच दिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे खींचेंगे यहां से यहां। तो क्या ये चारों बिंदु एक सीधी रेखा पे है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे चारों बिंदु जो है एक सीधी रेखा पे है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे। ठीक है, आप कोई भी दो बिंदु हमेशा ही संरेख होता है। जैसे ये एक बिंदु है और एक ये बिंदु है, तो क्या ये संरेख है, तो आप कहेंगे कि यस सर ये संरेख है। क्यों, क्योंकि यहां से अगर आप खींचेंगे तो ये हमेशा ही एक रेखा पे आएगा। या फिर ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, ये दो बिंदु है और मैं पूछूं क्या ये संरेख है, तो आप कहेंगे यस सर। कैसे, तो देखिए ये दोनों एक सर सीधी रेखा पे आ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक संरेख बिंदु हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, क्या ये दोनों संरेख बिंदु है, तो आप कहेंगे यस सर, यहां से खींचेंगे तो ये एक सीधी रेखा पे आ जाएगा। तो ये दो बिंदु तो हमेशा ही संरेख होता है, और तीन बिंदु को संरेख होने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है कि क्या वो एक सीधी रेखा पे स्थित है या नहीं है। तो जैसे यहाँ पे चार बिंदु था, एक दो तीन चार, तो ये चारों एक सीधी रेखा पे स्थित है, इसीलिए संरेख है।
क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए जो अमरजीत नाम से बच्चा है, चौधरी नाम से जो बच्चा है, आप लोग क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे बच्चे हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, इनको क्लास से बाहर किया जा रहा है। अब ये क्लास से दोबारा नहीं जुड़ेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए, और अगला देखिए, तो आप लोग संरेख बिंदु पहचान गए होंगे। जैसे ये 1 2 3 में दिया गया है, तो क्या ये संरेख बिंदु है? तो आप कहेंगे यस सर। क्यों? क्योंकि दो बिंदु हमेशा ही संरेख होता है। देखिए एक सीधी रेखा पे आ गया, ये भी देखेंगे तो एक सीधी रेखा पे आ जाएगा, ये भी देखिएगा तो एक सीधी रेखा पे आ जाएगा। यानी दो बिंदु हमेशा ही क्या होता है? संरेख होता है। संरेख क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों बिंदु एक सीधी रेखा पे आ जाते हैं, इसीलिए ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। तो संरेख बिंदु आप लोग समझ गए होंगे कि 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक सीधी रेखा पे आते हैं तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं, और दो बिंदु तो हमेशा ही संरेख होते हैं। क्लियर है? तो ये एकदम आसान था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। असंरेख बिंदु क्या होता है? तो जस्ट इसके अपोजिट, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे स्थित नहीं है तो वो असंरेख बिंदु है। जैसे देखिए ये एक बिंदु हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो क्या ये एक जो क्या बोलते हैं सीधी रेखा पे आएगा? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, कैसे नहीं? तो देखिए एक तो यहां से जाएगा और एक यहां जाएगा, तो क्या ये एक सीधी रेखा है? नहीं है। तो ये सीधी रेखा नहीं है तो इसे क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु कहेंगे। इसी प्रकार एक यहां और एक यहां है, तो क्या ये संरेख बिंदु है? तो आप कहेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये असंरेख है। देखिए यहां से यहां जाएगा एक और एक यहां से यहां जाएगा, तो ये सीधी रेखा नहीं है, इसलिए ये क्या है? असंरेख बिंदु यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे ये 4 बिंदु है, चारों क्या सीधी रेखा पे आएंगे? नहीं आएंगे। तो देखिए पहले यहां से हम यहां ले जाएंगे, ठीक है, ले गए, फिर अब यहां से नीचे लेके आएंगे, देखिए यहां आ गया, फिर इसको एक और नीचे लेके आएंगे, यहां आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये असंरेख बिंदु है। क्यों असंरेख बिंदु है? क्योंकि एक सीधी रेखा पे स्थित नहीं है। जब सीधी रेखा पे ऐसे सीधी रेखा पे स्थित रहता है तो उसे कहते हैं संरेख। ठीक है, यहाँ पे कितनों बिंदु हो जाए और ये सीधी रेखा पे हो तो इसे संरेख कहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ये सीधी रेखा का निर्माण नहीं कर रहा है इसलिए इसे असंरेख कहेंगे। क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है? ठीक है, तो ये हो जाएगा संरेख और ये हो जाएगा असंरेख। आसान है एकदम। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। जैसे अभी आपने 3 चीजें पढ़ा कि बिंदु क्या होता है, तो बिंदु में मैंने आपको बताया ना तो लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो, ना तो ऊंचाई हो, तो उसे बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदु क्या होता है? जब 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक सीधी रेखा में होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं या संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे बिंदु पी, क्यू और आर, तीनों बिंदु क्या है? एक सीधी रेखा पे अवस्थित है, इसीलिए इसे संरेख बिंदु कहेंगे। यहाँ पे देखिए असंरेख बिंदु, यानी कि जैसे बिंदु Q, P, S और R, ये चारों जो है एक सीधी रेखा पे अवस्थित नहीं है, इसलिए इसे असंरेख बिंदु कहेंगे। 3 चीजें आप लोगों को क्लियर है? एक बार सभी बच्चे बता देंगे क्लियर है ये तीनों बिंदु? ठीक है, तो एक सवाल के माध्यम से जवाब दीजिएगा। आप लोग एक सवाल के माध्यम से जवाब दीजिएगा। जैसे ये एक सवाल है और यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में 3 बिंदु है, ऑप्शन बी में 3 बिंदु है, ऑप्शन सी में भी 3 बिंदु है, ऑप्शन डी में भी 4 बिंदु है। आपको इसमें से बताना है कि किससे जो है संरेख बिंदु बनेगा। यानी सब में कुछ ना कुछ बिंदु दिया है, ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में भी, तो किससे संरेख बिंदु बनेगा? संरेख मतलब कि एक सीधी रेखा किससे खींची जा सकती है। ठीक है, एक सीधी रेखा खींची जानी चाहिए इन सभी बिंदुओं से, तो वो कौन सा है जिससे कि एक सीधी रेखा खींची जाएगी बिंदुओं से होकर? एकदम ध्यान से सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। संरेख बिंदु की पहचान करना है। जब सभी बिंदु एक सीधी रेखा पे होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। जब सभी बिंदु जो है एक सीधी रेखा पे होती है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
एकदम आसानी से कोशिश कीजिए। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि संरेख है, बाकी सब जो है असंरेख है। कोशिश करेंगे सभी बच्चे आंसर करने का। वेरी गुड, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल था। जब सभी बिंदु एक सीधी रेखा पे होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। तो ये देखिए, क्या ये एक सीधी रेखा पे है, नहीं है। ये क्या तीनों एक सीधी रेखा पे है, नहीं है। क्या ये चारों जो है एक सीधी रेखा पे है, नहीं है। तो ये चारों जब सीधी रेखा पे नहीं है तो ये सब, ये तीनों क्या हो गए, ए सी और डी असंरेख बिंदु हो गए। क्या हो गए, असंरेख बिंदु हो गए। ठीक है, जबकि ऑप्शन बी जो है एक सीधी रेखा पे तीनों बिंदु है, पी बी क्यू बी एस बी, ये सीधी रेखा पे है, इसीलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, क्योंकि ये संरेख बिंदु है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है, तो एकदम आसान सवाल है, ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और मजेदार प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो एक बार पहले आप लोग प्रश्न को पढ़िए, फिर मैं क्वेश्चन को समझाता हूं और आप लोग आंसर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। यहाँ पे आपको असत्य को पहचानना है, यानी कि इसमें से कौन गलत लिखा गया है। ठीक है, क्या करना है, ये चार ऑप्शन है ए बी सी डी, इन चारों में से तीन सही है और सिर्फ एक गलत लिखा गया है, उसी गलत को आपको बताना है। जैसे पहला स्टेटमेंट को अगर मैं देखूं तो क्या लिखा गया है कि टी और एच, ये तीनों को कह रहा है कि संरेख है। तो आप कहेंगे कि यस सर ये संरेख है, क्योंकि यहां से एक सीधी रेखा खींचेंगे तो ये संरेख हो जाएगा। तो ये तो एकदम सही लिखा गया है, ये एकदम सही लिखा गया है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार हम ऑप्शन, सभी ऑप्शन को चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन गलत लिखा गया है। जो गलत लिखा होगा वही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि आपको असत्य की पहचान करना है। अब जैसे यहां पे है, मान लेते हैं डी ऑप्शन को देखते हैं, एस एम एच के, एस एम एच, इसको मैं रेड से करता हूं। ठीक है, रेड से करता हूं, इसको मिटा देने दीजिए, इसको रेड से करता हूं। तो एस एम एच और के, ये चार बिंदु को ये कह रहा है कि संरेख है। तो आप लाइन खींच के देखिए कि क्या ये चारों बिंदु एक सीधी रेखा पे आ जा रहा है। तो अगर ये चारों बिंदु सीधी रेखा पे आ जा रहा है मतलब ये भी एकदम सही लिखा गया है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। बात समझ में? और दो ऑप्शन में बी और सी, देखिए कि क्या जो ये लिखा गया है वो सही है। अगर सही लिखा है तो हमारा उत्तर नहीं होगा। जो गलत लिखा होगा, यानी कि संरेख को असंरेख लिख दिया हो या असंरेख को संरेख लिख दिया हो, तो वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो आपको मैंने दो ऑप्शन चेक कर दिया, बाकी के दो ऑप्शन आप चेक कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, आराम से चेक कीजिए कि इसमें से कौन गलत लिखा गया है। जो गलत है वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो ए और डी तो सही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ए और डी तो क्या है, सही स्टेटमेंट है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। बचा बी और सी, तो चेक कीजिए सभी बच्चे बी और सी में कि कौन गलत लिखा गया है। चेक करेंगे सभी बच्चे। जल्दबाजी में तुक्का मारते हैं आप लोग, इसीलिए गलत होता है। एक बार पढ़ तो लीजिए, जो लिखा गया है उस बिंदु को खींच के देखिए कि जो लिखा गया है वो सही है कि गलत है।
तुक्का हमेशा नहीं मारना चाहिए, एक बार कोशिश तो कीजिए, जो गलत लिखा होगा वही आपका उत्तर होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर गलत है, बाकी सभी का सही है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आसान सवाल था और आप लोगों ने एकदम सही आंसर भी किया। देखिए, हमने 2 ऑप्शन पहले ही चेक कर दिया था, तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। ध्यान से देखिएगा, टी के एच, देखिए ये रहा टी के और एच, इसको कह रहा है कि ये असंरेख है, तो एकदम असंरेख आपको दिखाई देगा। लाइन खींच के देखिए, ये गया इधर, ये गया इधर, क्या ये सीधी रेखा है? एकदम नहीं है, यानी कि ये असंरेख है। तो ये लिखा भी असंरेख है, यानी एकदम सही है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन बी जो है हमारा उत्तर होगा। क्यों? देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी जो है गलत लिखा गया है। ए डी एम, ये रहा ए डी और एम, तो इनको मिलाएंगे तो क्या ये एक सीधी रेखा पे आएगा? ये गया इधर और ये गया इधर, ये एक सीधी रेखा पे नहीं आया, यानी कि ये क्या है? असंरेख है। और लिखा क्या गया है? संरेख, यानी कि ये गलत है और ये गलत है, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमें असत्य को पहचानना था कि जो गलत लिखा था। तो ये असंरेख है और लिखा क्या गया है? यहाँ पे संरेख लिखा गया, इसलिए ये गलत है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और कुछ जरूरी बात ध्यान से सुन लीजिए।